कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, आइए हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे आज उसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माण। हमने पिछले कालखंड में आपको बताया कि हमारे भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है वो 2-4 दिनों में, 2-4 महीनों में या 1 साल में ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ, हमें 1947 में आज़ादी मिली। कब? 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली और फिर 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान बन करके लागू हुआ। तो मैंने उस पर बहुत सारी बातों पर आपसे चर्चा किया है। तो आइए, भारत का संविधान निर्माण किस पर हम चर्चा कर रहे थे? राजनीति विज्ञान। तो आइए राजनीति विज्ञान के इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का निर्माण। तो आइए भैया बहनों, जहाँ से मैं विषय छोड़ा था उसके आगे आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास बहुत लंबा है। संविधान की मूल भावना है कानून आधारित शासन, जो किसी की मनमर्जी से नहीं वरन नियम कानूनों के आधार पर चले। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून 1772-73 में ब्रिटेन के संसद ने पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। भैया बहनों, आप लोगों ने पहले उन कक्षाओं में पढ़े होंगे, पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये क्या था? तो ब्रिटेन की संसद ने इसे पारित किया था और तब भारत के कई प्रांतों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन कैसे करेगी, ब्रिटिश संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी रहेगी, आदि बातों का विवरण था। 19वीं सदी के अंत में भारतीयों को नगर निगम आदि में चुनाव के द्वारा सीमित भूमिका दी गई। सन 1885 से स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार यह मांग उठाई गई कि शासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाई जाए। इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ती गई। भारतीय आबादी के बहुत सीमित अंश को प्रतिनिधि चुनने के अधिकार भी मिले। फिर भी सभी अंतिम शक्तियां अधिकार अंग्रेज वायसराय या प्रांतीय गवर्नरों के हाथों में रहता था। कहने का मतलब, उसने कुछ अधिकार तो हमें दिए, मगर अंतिम अधिकार किसके हाथ में है? तो अंग्रेज अधिकारी या वायरस या प्रांतीय गवर्नर वो उसको मान्य या अमान्य कर सकते थे। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है? तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में लोकतांत्रिक लहर प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की। भैया बहनों, अब हमें मालूम हो गया था कि हम अंग्रेजों की जो गुलामी झेल रहे हैं, अंग्रेजों की जो गुलामी हमने झेला है वह हमारे देश का भला नहीं कर सकते। तो क्या चाहिए? तो बोले हमें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। लोकतांत्रिक मैंने पहले बताया था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। कहने का मतलब यह है भैया बहनों कि ये देश हमारा है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारे ही प्रतिनिधि हों और हमारे ही द्वारा चुने जाएं। इस प्रकार से मांग उठने लगी। फिर देखते हैं सन 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसमें भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश किया। इस प्रारूप के मुख्य प्रावधान थे, पहली बात, पूर्ण जिम्मेदार सरकार, यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। भारत के सभी महिलाओं को, पुरुषों को बराबर वोट देने का अधिकार होना चाहिए और जो वयस्क हैं उनके माध्यम से सरकार का चुनाव होना चाहिए। फिर कहा गया, हमारे देश में बहुत सारे जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु उसमें जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक आप समझते होंगे, जिनकी संख्या कम है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। फिर तीसरी बात क्या कहा?
नागरिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भैया बहनों, जब अंग्रेजों का शासन था तो हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, तो क्या होना चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहे, जिस पंथ को मानना चाहे, उसके लिए किसी के ऊपर बंधन या दबाव नहीं होना चाहिए। फिर हर व्यक्ति को शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी होनी चाहिए, सम्मेलन करने का, संगठन बनाने का, संघ बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। जबकि अंग्रेजों के कार्यकाल में इन सब चीज़ों पर पाबंदियां थी। भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन हो, क्योंकि हमारे भारत में हम देखते हैं कि अनेक भाषा भाषी मानने वाले लोग निवास करते हैं, तो भाषाओं के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र होता गया। उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी समाविष्ट हुए। उदाहरण के लिए केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, अर्थात केंद्र सरकार के पास कितना अधिकार होना चाहिए, राज्य सरकार के पास कितना अधिकार होना चाहिए, इसको विभाजित कर दिया जाए। विधायिका में बहुमत दल द्वारा मंत्रिमंडल का गठन। आज जब देश में चुनाव होता है भैया बहनों, तो जो बहुमत दल का नेता होता है वही सरकार बनाती है और मंत्रिमंडल का चुनाव करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वह सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार, दलितों के लिए सीटों का आरक्षण आदि बहुत सारे विषय हमारे संविधान को बनाने के लिए उसमें रखा गया। लेकिन कुछ बातों में से 1935 के अधिनियम से स्वतंत्र भारत के संविधान में बहुत फर्क था। 1935 के मताधिकार भारत की एक बहुत सीमित आबादी, केवल 10% को ही प्राप्त हुआ। कुछ सीट केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया। केवल उस धर्म के लोग जैसे मुसलमान हैं या हमारे सिख बंधु हैं या ईसाई हैं, ऐसे लोगों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। भैया बहनों, 1935 में भारत को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वायसराय या गवर्नर के पास महत्वपूर्ण अधिकार थे और वे चुनी गई विधायिका व सरकार को भंग कर सकते थे या उनके द्वारा पारित कानूनों को अमान्य कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? नाम मात्र के लिए कहा गया कि भारत के लोग भी इस प्रकार से कर सकते हैं, मगर आज़ादी नहीं। अंतिम पावर किसके हाथ में? अंग्रेज शासन, अंग्रेज अधिकारी, वायसराय, गवर्नर, उनके हाथों में चला गया था। 1935 के संविधान के आधार पर सन 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस दल की सरकारें बनी, लेकिन ये केवल 1939 तक चल पाई। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तेज हुआ और जन सामान्य के आक्रोश से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी राज अधिक दिन तक अब चलने वाला नहीं है। भैया बहनों, इस तरीके से हम देखते हैं कि अब यहाँ से समझ में आने लगा था कि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं अब भारत छोड़ना होगा। और जिस ढंग से स्थिति हम देखते हैं तो संविधान के बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया, बहुत सारी चीज़ों को गहन चिंतन मनन किया गया, अंग्रेजों की नीतियों से भी हमने सीख लिया और तब जाकर भारत का संविधान निर्माण ऐतिहासिक संदर्भ में सामने आया। फिर संविधान सभा का गठन और काम के तरीके कैसे हो, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1946, हम जानते हैं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति यह पता करने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत के शासन व्यवस्था कैसी होगी और नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। एक प्रबल सुझाव यह था कि सभी वयस्कों के मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन हो। लेकिन भैया बहनों, बहुत से लोगों को लगा कि इसमें समय अधिक लगेगा और संविधान सभा के गठन को नहीं टाला जा सकता। समिति ने व्यापक विचार विमर्श करके सुझाव की 1935 के नियमों के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल अर्थात प्रतिनिधि चुनने वाले निकाय के रूप में कर दिया। यानी सीधे नए चुनाव ना करा के पहले से चुनी गई प्रांतीय सभाओं ने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया।
भैया बहनों, आज देखते हैं हमारे यहाँ संविधान सभा की जब बैठक हुई तो ये ऐसे लोग हैं जो जनता के द्वारा, वयस्क लोगों के द्वारा चुनी गई कुछ लोगों के द्वारा संविधान का गठन किया गया, उस पर विचार किया गया और उसे आगे चलाने के लिए क्या हो सकता है इस पर कार्रवाई की गई और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। इससे 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधि थे। रजवाड़े, उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था, रजवाड़े ने 93 तथा दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान के संभाग से एक एक प्रतिनिधि सहित सभा के लिए कुल 389 सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जुलाई 1946 तक चुन लिए गए। इस बीच देश के बंटवारे से संबंधित बातचीत भी चल रही थी और बहुत से क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े होने लगे। भैया बहनों, उस समय मुसलमानों ने अलग राज्य की मांग कर दी, कहा कि नहीं, हमारे मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य, एक अलग देश होना चाहिए और यह मांग पाकिस्तान के रूप में सामने आने लगा। भैया बहनों, और इसके कारण भारत में देखते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ता गया, सांप्रदायिक दंगे होने लगे, जगह जगह बड़े बड़े बिल्डिंगों को, इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया और हिंदू मुस्लिम, जिससे हम नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मगर उस समय हम देखते हैं भैया बहनों कि उस समय लगातार हालात बदलते गए और एक सांप्रदायिक दंगा होना शुरू हो गया और ऐसे करते करते जब सन 1947 को हमें आज़ादी तो मिली, परंतु भैया बहनों हमारा भारत 2 खंडों में विभक्त हो गया और भारत पाकिस्तान 2 देशों में विभक्त हो गया। जो एक अखंड भारत का हम सपना देख रहे थे, स्वतंत्रता के साथ भारत और पाकिस्तान जैसे 2 देशों में बांट करके अंग्रेजों ने हमें एक नासूर घाव दे दिया, जिस घाव को आज भी हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।